Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 23rd of March 2023. तो गाइज आज है तारीख 23 मार्च 2023 और है थर्सडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। यह वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, हर रोज मॉर्निंग में राइट टाइम 5 बजे ये वीडियो आपको इसी चैनल पर मिल जाता है। तो आज कौन कौन समय पर वीडियो में प्रेजेंट हो चुका है नीचे लाइव चैट में जरूर से मेंशन करना। इस लेक्चर में हम लोग मेजरली इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ बाकी सारे इंपॉर्टेंट सोर्सेज जैसे पीआईबी, डाउन टू अर्थ, अलाइनमेंट को भी हम यहीं पर कवर कर लेते हैं प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में। वीडियो का जो एंड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको रोजाना एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाई जाती है। तो आज भी आपको वो टेस्ट अटेम्प्ट करना है। जो भी आपका स्कोर आता है वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है। हर रोज कई सारे लोग उस टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं। इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आपको टेलीग्राम पर जाना होगा। वहां पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी, आपको ये चैनल मिलेगा। यहां से आप डेली बेसिस पर इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। साथ ही साथ में अगर आप मेरे साथ में पर्सनली कनेक्ट करना चाहते हो तो उसके लिए इंस्टाग्राम पे जा सकते हो और वहां पे जाके सर्च बॉक्स में लिखना दीपक यादव एजुकेशन। आपको 11,000 से ज़्यादा लोग मेरे साथ में जुड़े हुए देखने को मिलेंगे। आप भी मेरे साथ में पर्सनली जुड़ सकते हो। चलो फिर बिना कोई देरी करे स्टार्ट करते हैं आज के अमेजिंग से सेशन को। बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जिसको हम टू द पॉइंट डिस्कस करेंगे, यानी कि जो एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा उतनी ही इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलने वाली है। सबसे पहला जो आर्टिकल है वो हमारा है यूरेशियन ऑटर के बारे में। देखो, इसको द हिंदू में कवर किया गया है आज से कुछ दिन पहले, और इंडियन एक्सप्रेस के अंदर भी कवर किया गया है। कई सारे न्यूज़पेपर्स ने इस आर्टिकल को कवरेज दिया है, तो ये आर्टिकल आपका इंपॉर्टेंट है, खासकर जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के लिए। तो यूरेशियन ऑटर बेसिकली एक एनिमल है जो कि आप इस पिक्चर में देख पा रहे होंगे। इसी का डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। पहले सवाल यह है कि आखिरकार ये खबर चर्चा में क्यों है, ये न्यूज़ क्या है। तो हमारे जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पे कंफर्म किया है कि जो यूरेशियन ऑटर वाला ये जानवर है ये वेस्टर्न घाट्स के अंदर भी पाया जाता है। तो वेस्टर्न घाट्स के अंदर में इसका जो प्रेजेंस है उसको यहाँ पे कंफर्म कर दिया गया है साइंटिस्ट के थ्रू, इस वजह से ये चर्चा में है। आज से पहले ये वेस्टर्न घाट्स के अंदर पाया जाता है, ऐसी कोई कंफर्मेशन नहीं थी, बट अभी इसको कंफर्म कर दिया गया है, इसी वजह से ये चर्चा में है। वेस्टर्न घाट्स कहाँ पर है, तो ये इंडिया का मैप हुआ। यहाँ पर आप देख पाओगे ये वेस्टर्न घाट्स आपको यहाँ पे नजर आएंगे, और इधर वाले जो घाट्स हैं इधर वाले ईस्टर्न घाट्स हैं। ये पूरा का पूरा पहाड़ी इलाका है, यहाँ पे बहुत सारे पहाड़ आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली वेस्टर्न घाट्स है। अभी यहाँ पर भी कुछ इंपॉर्टेंट जगह है जहां पर ये यूरेशियन ऑटर देखने को मिलता है, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। तो यूरेशियन ऑटर को हम लोग लूथरा के नाम से भी जानते हैं, और बहुत कम ही लोग यहां पर इस पर्टिकुलर जानवर के बारे में जानते हैं। लगभग यहां पर ये जो यूरेशियन ऑटर है इसकी ऐसी 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। एक तो यूरेशियन ऑटर जिसका नाम आपने देखा लूथरा, ये इंडिया के अंदर देखने को मिलती है। उसके अलावा 2 और स्पीशीज हैं, वो उसके बारे में लोग थोड़ा बहुत जानते भी हैं। जैसे एक है स्मूथ कोटेड ऑटर और एक है स्मॉल क्लोड ऑटर। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो तीसरा वाला है ये अभी इसका प्रेजेंस कंफर्म किया गया, इस वजह से ये चर्चा में है। उसके बाद में बोला गया ये जो यूरेशियन ऑटर की जो प्रजातियां हैं ना, ये कहाँ पर देखने को मिलती हैं, पूरे यूरोप के अंदर पाई जाती हैं। यूरोप के साथ साथ पूरे अफ्रीका में खासकर जो नदर्न अफ्रीका है, ऊपर वाला रीजन है, वहां पर ये प्रजातियां देखने को मिलती हैं। प्लस बहुत सारी साउथ एशियन कंट्रीज है, वहां पर भी ये प्रजातियां देखने को मिल जाती हैं, यानी कि ये जानवर पाया जाता है। तो आपसे अगर सवाल बन जाए क्या ये केवल इंडिया में देखने को मिलता है, नहीं, इंडिया में तो बहुत मुश्किल से देखने को मिलता है। हाँ, इंडिया में है लेकिन बहुत मुश्किल से दिखाई पड़ता है, लेकिन उसके बाद यूरोप, अफ्रीका और साउथ एशियन कंट्रीज के अंदर में पाया जाता है। इस जानवर को वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर में हम लोगों ने एक प्रोटेक्शन दे रखी है, यानी इसकी सुरक्षा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि इसकी संख्या पहले के मुकाबले काफ़ी कम हुई है, और उसके पीछे का रीज़न है इलीगल तरीके से हंटिंग करना। ठीक है, तो उसको यहाँ पे रोकने के ऊपर थोड़ा सा जोर दिया गया है। अब हाल ही में कुछ और फाइंडिंग्स देखी गई हैं। वो फाइंडिंग्स क्या है वो मैंने आपको बताया दिया है। वेस्टर्न घाट्स में यहाँ पर ये यूरेशियन ऑटर कन्फर्म किया गया, लेकिन ध्यान रखना वेस्टर्न घाट्स में ये जो रीजन है ये बहुत बड़ा रीजन है। गुजरात से लेकर आप देख पाओगे पूरा नीचे तक तमिलनाडु तक ये जो पूरा रीजन है वो फैला हुआ है, केरला तमिलनाडु तक। तो इस पूरे रीजन में भी कौन कौन सी जगह है जहां पर स्पेसिफिकली ये जानवर देखने को मिलता है, तो वेस्टर्न घाट में भी कर्नाटका के अंदर कूर्ग नाम की एक जगह है। फिर उसके बाद में तमिलनाडु के अंदर में नीलगिरी वाली जगह है। फिर पालनी हिल रेंजेस हैं, यानी नीलगिरी हिल और पालनी रेंज, यहाँ पर ये जानवर देखने को मिलता है। ठीक है, अभी तक इसके बारे में सिर्फ चर्चा ही की जाती थी कि अभी यहाँ पर हो सकता है ये पाया जाता हो, लेकिन अभी रिसेंटली कंफर्म किया गया, इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा न्यूज़ में है। आई होप गाइज आपको यहाँ पर ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। आपसे सवाल बन सकता है यूरेशियन ऑटर को लेकर। आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर।
अगला आर्टिकल को आप लोग जीएस पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशन से लिंक कर पाओगे। यहाँ पे मैकमोहन लाइन के बारे में डिस्कशन किया गया है। आज से कुछ दिन पहले मैकमोहन लाइन काफ़ी चर्चा में बना हुआ था। रीज़न क्या था सब डिस्कस करेंगे। मैकमोहन लाइन समझेंगे, एलएसी का लोकेशन समझेंगे, बहुत कुछ है इस वाले आर्टिकल के अंदर में। ठीक है, तो पहले हम लोग न्यूज़ समझते हैं आखिरकार हमारे पास में खबर क्या है। एक सेकेंड रुक जाओ। तो न्यूज़ यहाँ पे निकल कर आती है कि हाल ही में यूएस के अंदर में इस मैकमोहन लाइन को पहचान देते हुए बोला है कि मैकमोहन लाइन एक इंटरनेशनल बाउंड्री है बिटवीन चाइना एंड अरुणाचल प्रदेश। चाइना और अरुणाचल प्रदेश का जो बीच का एक इंटरनेशनल बाउंड्री है वो मैकमोहन लाइन है। इसको यहाँ पर रिसेंटली बोला गया है, इसी वजह से यहाँ पर ये मैकमोहन लाइन चर्चा में है। सर पहले देख ही लेते हैं कि मैकमोहन लाइन है कहाँ पर। ये जो मैप है काफ़ी अच्छा मैप है। ये जो रीजन आप देख पाओगे, वैसे ना ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है ना ये इंडिया का है। ये पूरा का पूरा यहाँ पर पोर्शन इंडिया का है, बट इसको इस वाले रीजन को जो ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है इसको पाकिस्तान ने कब्जा रखा है। इधर अक्साई चीन वाला जो रीजन है इसको यहाँ पर चाइना ने कब्जा रखा है। ठीक है, ये आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। नीचे वाला जो रीजन है वो अभी यहाँ पे हमारे हाथ में है। फिर डिस्प्यूटेड रीजन कौन सा है? डिस्प्यूटेड रीजन बेसिकली यहाँ पर वो रीजन है जहाँ पर हमारे और चाइना के बीच में बॉर्डर्स पर विवाद देखने को मिले हैं। जैसा आप ये देख पाओगे कुछ रीजन जम्मू एंड कश्मीर के अंदर में है। ये एलएसी वाले रीजन पर आप देख पाओगे यहाँ पर काफ़ी विवाद रहता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर जो चाइना है इसको यहाँ पे अक्साई चीन वाले रीजन को कब्जा रखा है। उसके बाद वेस्टर्न सेक्टर के साथ साथ मिडिल रीजन में ये जो बॉर्डर है यहाँ पर भी विवाद रहता है। चाइना बार बार टेरिटरी में हमारी टेरिटरी में घुसने की कोशिश करता है। और इन दोनों विवाद के बाद में एक और सबसे बड़ा विवाद रहता है वो है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में तवांग वाला रीजन है और कई सारे रीजन्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, है ना। इसी वाली लाइन को ना हम लोग मैकमोहन लाइन के नाम से जानते हैं। ये मैकमोहन लाइन क्या करता है? ये मैकमोहन लाइन चाइना और अरुणाचल प्रदेश के बीच का बाउंड्री को डिफाइन करता है। बट चाइना यहाँ पर इस मैकमोहन लाइन को एक्सेप्ट ही नहीं करता है, इसको मानता ही नहीं है। चाइना बोलता है कि देखो अरुणाचल प्रदेश हमारा रीजन है। ठीक है, ऐसा क्यों? तो अभी आगे हम इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। बट अभी फिलहाल आपने लोकेशन देखा है ना, अभी मेरा लोकेशन दिखाने का एक मेन पर्पस था। तो मैकमोहन लाइन कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश हुआ, ऊपर चाइना हुआ, और चाइना भी नहीं है, ये तिब्बत है ना। तिब्बत वाला रीजन है जिसको चाइना ने इलीगल तरीके से कब्जाया है, चाइना ने अपने अंडर में लिया है ना। तो इस तिब्बत और अरुणाचल प्रदेश के बीच वाला जो ये लाइन दिख रहा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं मैकमोहन लाइन। ठीक है, आगे आते हैं। अब हुआ क्या? अब मैकमोहन लाइन को यहाँ पर एक इंटरनेशनल बाउंड्री बताया गया है रिसेंटली, इस वजह से मैकमोहन लाइन चर्चा में है। तो मैकमोहन लाइन बेसिकली एक ज्योग्राफिकल बॉर्डर है किस किस के बीच में? नॉर्थ ईस्ट इंडिया और तिब्बत के बीच में। क्योंकि ये जो पूरा पोर्शन है ना, अरुणाचल प्रदेश और ये असम, ये जितने भी हमारे स्टेट्स आते हैं ये सारे नॉर्थ ईस्ट इंडियन स्टेट्स हैं। तो अरुणाचल प्रदेश और ऊपर तिब्बत, इसके बीच की इंटरनेशनल बाउंड्री है, ये बात क्लियर हो गई। और उसके बाद में इसको हम लोग चाइना और इंडिया की बाउंड्री बोलते हैं। चाइना और इंडिया की बाउंड्री इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये तिब्बत को चाइना ने कब्जा रखा है। तो ऊपर अब ये तिब्बत नहीं है, चाइना है। वैसे चाइना ने कब्जाया है, वैसे ओरिजिनली तो वो तिब्बती है। ठीक है, तो यहाँ पर इस वजह से इसको चाइना और अरुणाचल प्रदेश के बीच की एक बाउंड्री यहाँ पर बताई जा रही है। बट इसको लेकर बहुत ज़्यादा विवाद बना हुआ है। विवाद क्यों बना हुआ है? ये बाउंड्री कब बनाई गई? देखो, इस बाउंड्री को ना तिब्बत के साथ में बातचीत करके बनाया गया था। यानी उस समय पर तिब्बत हुआ करता था, उस समय चाइना ने तिब्बत को नहीं कब्जाया था। ठीक है, तो तिब्बत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच में यहाँ पर निगोसिएशन हुआ था, डिस्कशन हुआ था। फिर शिमला कॉन्फ्रेंस बैठा। शिमला कॉन्फ्रेंस 1914 में 1914 में कॉन्फ्रेंस बैठता है, काफ़ी सारे डिस्कशन किए जाते हैं। और डिस्कशन करने के बाद में यहाँ पर एक मैकमोहन लाइन का डिक्लेरेशन किया जाता है कि हाँ, एक मैकमोहन लाइन बनाया जाएगा जो कि इंटरनेशनल बाउंड्री होगी, जो तिब्बत और खासकर यहाँ पर इंडिया को, खासकर अरुणाचल प्रदेश को अलग कर रही होगी। और जो ये नाम है मैकमोहन लाइन ना, ये बेसिकली एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है हेनरी मैकमोहन, इन्हीं के ऊपर रखा गया है। ये कौन थे? ये यहाँ पर फॉरेन सेक्रेटरी थे ब्रिटिश इंडिया के, और साथ ही साथ में जो ये कन्वेंशन चल रहा था, जो शिमला कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उसके चीफ निगोशिएटर भी थे। इन्होंने बातचीत करवाई थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो पूरी की पूरी बाउंड्री है वो डिसाइड की गई कि एक मैकमोहन लाइन होगी, और वो मैकमोहन लाइन यहाँ पर हमारा एक कह सकते हो बॉर्डर होगा जो कि तिब्बत के साथ में रहने वाला है। तो तिब्बत ने तो उस समय एक्सेप्ट किया था, लेकिन बाद में चाइना ने तिब्बत को कब्जाया, तो चाइना इसको रिजेक्ट करता है। चाइना बोलता है कि नहीं, हम इस बाउंड्री को नहीं मानेंगे बिल्कुल भी। यानी कि, और चाइना देखो पूरी तरह से ना अरुणाचल प्रदेश को ही क्लेम करता है। जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ, चाइना बोलता है ना कि अरुणाचल प्रदेश तिब्बत का हिस्सा था और तिब्बत अब हमारा हिस्सा है। तो अरुणाचल प्रदेश को पूरा अरुणाचल प्रदेश चाइना क्लेम करता है, कहता है ये रीजन हमें चाहिए। इसी वजह से साल 2022 में, यानी पिछले साल दिसंबर के महीने में डिस्प्यूट भी हुए थे, आपको याद होगा, है ना। आगे आता है। तो यहाँ पे हमने ये पूरा मैकमोहन लाइन डिस्कस किया। अब उसके बाद में शिमला ट्रीटी चर्चा में आ चुका है। थोड़ा सा शिमला ट्रीटी के बारे में जान लेते हैं। 1914 की ये शिमला ट्रीटी है। इस ट्रीटी को 1914 में साइन किया गया था। इंडिया और तिब्बत के जो लोग थे, इन्होंने डिस्कशन करने के बाद में इसको साइन किया, और उसके बाद में एक डिमार्केशन लाइन, एक बाउंड्री बना दी दोनों एरियाज़ के बीच में।
ठीक है। चाइना उस समय इस ट्रीटी में कोई प्रेजेंस नहीं था चाइना का, तो चाइना इसी वजह से यहाँ पर इसको बार बार मना करता है कि हम इस ट्रीटी को नहीं मानेंगे। उस समय चाइना का कोई प्रेजेंस नहीं था, ध्यान रखना। ये ट्रीटी तिब्बत के साथ में की गई थी। बात क्लियर हो गई। अब सवाल यहाँ पर यह है कि सब तिब्बत वगैरह का जो रीजन है वो सब आराम से यहाँ पे हम लोगों ने डिफाइन कर दिया था, और उसी के परिणाम के स्वरूप देखें तो अरुणाचल प्रदेश का जो तवांग रीजन है वो इंडिया का हिस्सा बन गया था, और तिब्बत ने इसको एक्सेप्ट किया कि हाँ तवांग रीजन अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा है। समझ में आई बात? तो ये आपको शिमला एग्रीमेंट के बारे में समझाया। अब उसके बाद में LAC के बारे में डिस्कस करते हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्या है, क्योंकि ये भी चर्चा में है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बेसिकली एक पूरा का पूरा लाइन है ना, जहां पे इंडिया और कह सकते हो कि चाइना के बीच में काफ़ी सारे डिस्प्यूट्स रहते हैं। इंडिया और चाइना को यहाँ पे अलग करने का काम करता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। वो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ये देखने को मिलेगा। आप लोग समझते होंगे जब भी LAC का नाम होता होगा तो आप यहाँ पे लद्दाख वाले रीजन में समझते होंगे कि केवल यहाँ पर लद्दाख वाले रीजन के साथ में जो ये रीजन है ना यही है LAC। नहीं, LAC का कुछ हिस्सा ये वेस्टर्न सेक्टर में है, फिर उसके बाद में मिडिल सेक्टर में है, फिर उसके बाद में इधर अरुणाचल प्रदेश की साइड में है। ये सब यहाँ पर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल ही है। ठीक है, ये 3 सेक्टर्स के अंदर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बटा हुआ है, ध्यान रखना। और ये जगह वो है जहाँ पर विवाद भी रहता है दोनों कंट्रीज के बीच में। ठीक है, तो इंडिया ने यहाँ पर LAC को कंसिडर किया है कि लगभग 3488 किलोमीटर की ये लंबी सी एक लाइन है। चाइना बोलता है ये केवल 2000 किलोमीटर की लाइन है। चाइना बहुत सारा एरिया अपने अंडर में बताने की कोशिश करता है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। वेस्टर्न सेक्टर जो कि लद्दाख और कश्मीर वाला रीजन है, ठीक है, जो मैंने अभी आपको दिखाया, ये जो ऊपर रीजन है ना। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक सेक्टर हो गया मिडिल में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाला रीजन आपको देखने को मिल जाएगा, ये पर्टिकुलर रीजन हो गया। फिर उसके बाद में यहाँ पर ईस्टर्न सेक्टर में सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश देखने को मिल जाएगा, ये रहा सिक्किम और यहाँ पर ये रहा अरुणाचल प्रदेश। तो यह है हमारा पूरा का पूरा लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, दैट इज LAC। ठीक है, आगे आते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। इसको आप लोग GS पेपर नंबर 3 डिफेंस एंड सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक कर पाओगे। यहाँ पर बात की गई है MQ-9 रीपर के बारे में। अब ये MQ-9 रीपर क्या है, तो आपको ये पिक्चर में दिख रहा होगा, ये बेसिकली एक प्रकार का ड्रोन है। कल भी हमने काफ़ी बार जो ड्रोन है उसके बारे में चर्चा की थी, याद आ रहा होगा। तो ये एक दूसरा ड्रोन है, यह है MQ-9 रीपर। अब हुआ क्या है इसको डिस्कस करते हैं। देखो ये जो MQ-9 रीपर ड्रोन है ना, ये US को बिलोंग करता है। किसको? ये US का ड्रोन है, US की एयरफोर्स को बिलोंग करता है। रिसेंटली यहाँ पे क्या होता है, हाल ही में ये ब्लैक सी के अंदर में क्रैश कर जाता है। अब ब्लैक सी में क्रैश कर जाता है क्योंकि रशिया का एक Su-27 जेट फाइटर था, उसके साथ में टकराया और टकराने के बाद में अमेरिका का ये ड्रोन क्रैश कर गया। इस वजह से यहाँ पर चर्चा में है। तो इस वजह से आपको MQ-9 रीपर के बारे में ज़रूर से पता होना चाहिए। तो MQ-9 रीपर क्या है, इसको हम लोग प्रीडेटर B के नाम से भी जानते हैं। ये एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। अनमैन्ड एरियल व्हीकल क्या होता है, यानी कि ड्रोन्स जहाँ पर इंसान नहीं बैठा है लेकिन उसको कंट्रोल करके चला रहा है। ठीक है, अब इस MQ-9 रीपर को किसने बनाया है, तो इसको डेवलप किया है जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम के माध्यम से, और इसको स्पेशली बनाया गया था US की एयरफोर्स के लिए। ठीक है, तो इसको रिमोट से ऑपरेट करके यहाँ पर चलाया जाता है, जैसे मैंने आपको बताया है ना। इसका मेन काम क्या है, इसका मेन काम है जिस एरिया के ऊपर ये उड़ रहा है वहाँ पर निगरानी रखना। निगरानी रखने के साथ साथ वहाँ पे ये अटैक भी कर सकता है, स्ट्राइक्स भी कर सकता है। ये इसकी कैपेबिलिटीज़ हैं। अब इस ड्रोन के अपने आप में कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स भी हैं, जैसे कि ये 11 मीटर का लंबा ड्रोन देखने को मिल जाएगा। इसके जो पंख हैं वो लगभग 22 मीटर में फैले हुए हैं, है ना। उसके बाद में यहाँ पे इस ड्रोन के अंदर में कुछ मिसाइल्स लगा रखी हैं। हेलफायर मिसाइल्स का यहाँ पर यूज़ किया गया है, बॉम्ब्स का यूज़ किया गया है। तो मतलब ये ड्रोन अपने आप में खतरनाक भी है। ये लगभग 16 हेलफायर मिसाइल्स को कैरी कर सकता है अपने साथ के अंदर में, है ना। उसके बाद में ये लगभग 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है। अपने टारगेट्स के आसपास घूमकर अपने टारगेट्स को पूरी तरह से सेट कर सकता है। फिर उसके बाद में इसकी जो टॉप स्पीड है वो लगभग 275 मीटर पर आवर के हिसाब से यहाँ पर इसकी टॉप स्पीड देखने को मिल जाती है ड्रोन की। तो ये ड्रोन के इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, ध्यान रखना। बाकी यहाँ पर ब्लैक सी के लोकेशन देख लेना, क्योंकि ब्लैक सी में जाकर अभी ये ड्रोन क्रैश किया है। ये अमेरिका का ड्रोन था, रशिया के Su-30 से टकराया और उसके बाद में ब्लैक सी में क्रैश कर गया। तो ब्लैक सी भी चर्चा में है। तो ब्लैक सी के आसपास कौन कौन सी कंट्रीज है ध्यान रखना, जैसे यहाँ पर है बुल्गारिया, रोमानिया, उसके बाद में यहाँ पर है यूक्रेन, देन उसके बाद में इधर है रशिया, जॉर्जिया। ये सारी कंट्रीज़ वो हैं जो कि ब्लैक सी के साथ में अपनी बाउंड्रीज़ को शेयर करती हैं। और इधर टर्की है, और ये सवाल UPSC पहले पूछ चुका है। और एक सवाल तो ऐसे पूछ लिया गया था कि टर्की कहाँ पर है, कौन से 2 समुद्र के बीच में है। तो ध्यान रखना, ऊपर ब्लैक सी है, नीचे मेडिटेरेनियन सी है, इसके बीच में यहाँ पर टर्की स्थित है। जैसा आप देख पाओगे UPSC का 2014 का ये प्रश्न है कि टर्की यहाँ पे कौन से एरिया के बीच में या कौन से 2 समुद्र के बीच में स्थित है। ऑप्शन ए ब्लैक सी या कैस्पियन सी, ऑप्शन बी ब्लैक सी या मेडिटेरेनियन सी, ऑप्शन सी गल्फ ऑफ सुएज या मेडिटेरेनियन सी, या फिर ऑप्शन डी गल्फ ऑफ अकाबा या डेड सी। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी आप देख पा रहे ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी, और बीच में यहाँ पर आपको टर्की नजर आएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस बनते रहते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं।
अगला आर्टिकल आपका जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात की गई है वाइल्ड एस सेंचुरी के बारे में। तो ये जो आपको जानवर दिख रहा है ना, जिसको यहाँ पे खच्चर भी बोला जाता है, तो ये वाइल्ड एस की सेंचुरी है। ये बेसिकली यहाँ पर जो एरिया है ना, ये इन्हीं जानवरों को ज़्यादातर बिलोंग करता है, क्योंकि ये जानवर केवल और केवल इसी एरिया में पाए जाते हैं। अभी आगे चलेंगे, एक एक करके पॉइंट को डिस्कस करेंगे। हुआ क्या है पहले इसको समझते हैं। गुजरात की हाई कोर्ट ने हाल ही में गुजरात की सरकार से एक रिपोर्ट मांगी है। क्या रिपोर्ट मांगी है कि उन्होंने कोई परमिशन, कोई लाइसेंस दिया था कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में जो भी माइनिंग एक्टिविटीज़ चल रही है, जो खनन किया जा रहा है, तो उसके लिए कोई परमिशन लाइसेंस दिया था। उसकी रिपोर्ट यहाँ पे अपनी सरकार से मांगी है गुजरात की हाईकोर्ट ने। इस वजह से यहाँ पर ये मामला चर्चा में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चर्चा में है, क्योंकि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर में खनन करने की जो एक्टिविटीज़ वगैरह है वो चल रही हैं। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के पहले तो लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है जो भी सेंचुरी है, बायोस्फीयर रिजर्व है, नेशनल पार्क है, इन सब चीज़ों को लेकर हर साल एक न एक प्रश्न आपको देखने को मिलता है प्रीलिम्स के अंदर में। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर सिचुएटेड है? ये गुजरात के लाइन लिटिल रन ऑफ कच्छ में, सॉरी लाइन बोल रहा हूँ, लिटिल रन ऑफ कच्छ में। अब ये कहाँ पर है? तो ये आपको देखने को मिलेगा, गुजरात का पूरा मैप है ना, जब आप इंडिया का मैप ड्रॉ करते हो इस प्रकार से यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा गुजरात वाला रीजन। तो गुजरात वाले रीजन में कई सारे एरियाज बटे हुए हैं। जैसे ऊपर ये आप देख पा रहे ना, ये रन ऑफ कच्छ है, और जस्ट यहाँ पर रन ऑफ कच्छ जो है नीचे तक है, यहाँ तक, और ये यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी आपको देखने को मिल जाएगा। सवाल यह है कि सर आपने ये बोला है कि ये लिटिल रन ऑफ कच्छ में है, तो लिटिल रन ऑफ कच्छ और रन ऑफ कच्छ दोनों के बीच में कोई डिफरेंस है क्या? देखो कोई डिफरेंस नहीं है, मैं आपको समझाता हूँ। ये है रन ऑफ कच्छ, इसके नीचे जस्ट जो ये छोटा वाला पोर्शन है, यह है लिटिल रन ऑफ कच्छ, और यहीं पर वाइल्ड एक्स सेंचुरी जो है सिचुएटेड है। ठीक है, और ये पूरा हमारा गुजरात हो गया, पीछे मध्य प्रदेश है, नीचे महाराष्ट्र है, ऊपर राजस्थान है। सिंपल हुई बात, आगे आते हैं। अब उसके बाद में बोला गया लोकेशन डिस्कस कर ली है, और ध्यान रखना ये एक लौती ऐसी जगह है हमारे भारत के अंदर में जहां पर इस प्रकार से ये वाइल्ड लाइफ पाए जाते हैं। कौन से वाले? ये वाइल्ड लाइफ। ठीक है, दो कलर के, ऊपर ब्राउन कलर है, नीचे आपको व्हाइट कलर देखने को मिल रहा होगा, और ऊपर यहाँ पे बिल्कुल पीठ के ऊपर ब्लैक कलर की यहाँ पर एक लाइन इनके ऊपर होती है। ठीक है, तो ये ना एक ऐसा जानवर है जो कि इस लौती जगह में पाया जाता है, इस वजह से इंपॉर्टेंट है। इसको हम लोग खच्चर, मतलब वहाँ पे लोकली इसको खच्चर भी बोला जाता है। प्लस ये जो सेंचुरी है, ये कुछ पॉपुलेशन भी यहाँ पे रहती है, जैसे कि राबरी और जो भरवल ट्राइब्स है ना, ये वाली जो आदिवासी वाली जो ट्राइब्स हैं, वो यहाँ पर ट्राइब्स इसी सेंचुरी के अंदर में पाई जाती हैं, वो यहाँ पर बताया गया। अब इसकी टोपोलॉजी वगैरह पढ़ने की इतनी आवश्यकता नहीं है, मतलब क्या क्या यहाँ पे पाया जाता है, मानसून वगैरह कैसे रहता है। देखो मानसून के समय में ना बरसात वगैरह जब ज़्यादा होती है तो यहाँ पे बाढ़ वगैरह भी काफ़ी बार आती रहती है, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। फ्लोरा की बात करें तो यहाँ पे देखो कई सारे पेड़ पौधों के साथ साथ बहुत सारे जानवर की अलग अलग प्रजातियाँ भी पाई जाती हैं। प्लांट्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें मोराद, उंड मोराद, थेक, दोलारी, खिजड़ो, इस प्रकार से कई सारे जो प्लांट्स हैं ये पाए जाते हैं। जानवरों की बात करें तो इंडियन वाइल्ड लाइफ तो पाए जाते हैं, इंडियन वाइल्ड लाइफ के साथ साथ और भी कई सारे जानवर हैं, जैसे ब्लैक बक, नील गाय, ब्लू बल है ना, डेजर्ट कैट, जैकाल है ना, वाइल्ड बोर, इस प्रकार के जानवर भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और इस प्रकार के जो ये मैमल्स हैं ना, इन मैमल्स के अलावा भी कई सारी जो बर्ड्स हैं वो भी पाई जाती हैं। कई सारी चिड़ियों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट जगह मानी जाती है, जैसे हाउब्रा बस्टर्ड, सैंड ग्राउस, पेल हैरियर, ब्लैक शोल्डर्ड काइट, पेलिकन, इस प्रकार की बर्ड्स भी यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, अब इतना तो डिस्कस कर लिया हमने, लेकिन अभी एक चीज़ और बची है, क्योंकि ये जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसका नाम ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये जो वाइल्ड लाइफ है ना, ये जो जानवर है, इसके बारे में थोड़ी सी बातें जान लो। देखो वाइल्ड लाइफ की अगर हम लोग बात करें तो एक सबसे बड़ी स्पीशी आती है इनकी एशियन वाइल्ड लाइफ। एशियन वाइल्ड लाइफ की ही एक सब प्रजाति है ये इंडियन वाइल्ड लाइफ। इसका साइंटिफिक नेम है एक्विस हेमिनस खोर। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रजाति आपको देखने को मिलती है। अब इसको हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। नीचे आप देख पाओगे तो ये व्हाइट कलर है और ऊपर थोड़ा सा ब्राउन कलर है और ऊपर यहाँ पर एक ब्लैक कलर की लाइन है। इसी प्रकार का यहाँ पर इसका अपीयरेंस देखने को मिलता है। ये कहाँ पे पाया जाता है, तो दुनिया की सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है इंडियन वाइल्ड लाइफ की, वो केवल और केवल गुजरात के रन ऑफ कच्छ में देखने को मिलती हैं। ऑलरेडी डिस्कस किया है हमने। हैबिटेट की बात करें तो यहाँ पे देखो ये डेजर्ट, यानी कि जो डेजर्ट वाला रीजन है वहाँ पर भी रह सकता है, और प्लस घास वाला रीजन है उस पर भी रह सकता है। कंजर्वेशन स्टेटस की बात करें, यानी कि इसको हम लोग किस प्रकार से सुरक्षा दे रहे हैं, तो IUCN लिस्ट के अंदर में इसको नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में कवर किया गया है। यानी कि कह सकते हो कि ये खतरे के जस्ट पास में है, इसकी पॉपुलेशन भी कम होती जा रही है। साइट्स के अंदर में इसको अपेंडिक्स 2 में कवर किया गया है। यहाँ पर इसको एक प्रोटेक्शन दी गई है, यानी कि इसका जो व्यापार वगैरह है उसके ऊपर रोक लगाई गई है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में इसको शेड्यूल 1 में रखा गया है। शेड्यूल 1 में रखने का मतलब यहाँ पर इसको हाई प्रोटेक्शन दी गई है। अगर कोई इसका शिकार वगैरह करता है तो उसके ऊपर आप कह सकते हो कि पेनल्टी वगैरह लगाई जा सकती है। तो ये 3 प्रकार के अलग अलग तरीके हैं जिससे यहाँ पे सुरक्षा की जा रही है। और एग्जामिनेशन भी आपसे यही पूछा जाता है
कि ये पूछ लिया जाएगा कि वाइल्ड लाइफ का जो IUCN स्टेटस है वो क्या है, साइट्स में इसको किस कैटेगरी में रखा गया है ना, या फिर यहाँ पे हमारा जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसमें किस शेड्यूल में रखा गया है। तो ऐसे सवाल बनते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में बात की गई है एक्सरसाइज सी ड्रैगन 23 के बारे में। तो 2023 का ये अभ्यास है एक्सरसाइज सी ड्रैगन। ध्यान रखना ये एक्सरसाइज कहाँ पे हुई है, ये रिसेंटली यहाँ पर USA के अंदर हुई है। USA के अंदर खासकर जो गुआम वाला रीजन है वहाँ पर, और अभी एक्सरसाइज चल रही है 15 से 30 मार्च तक यहाँ पर ये अभ्यास चलने वाला है। पहले आप गुआम को देख लो, लोकेशन ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे यह है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया मतलब हम लोग आ चुके हैं पैसिफिक ओशन के अंदर में। यह है इधर न्यूजीलैंड। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जस्ट जाओगे ना तो यहाँ पर एक छोटा सा आइलैंड देश है यहाँ पर गुआम, ये आप देख पा रहे होंगे। ये बेसिकली USA की ही आइलैंड टेरिटरी है, ये अमेरिका की आइलैंड टेरिटरी है गुआम, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहीं पर यह अभ्यास चल रहा है जिसका नाम है एक्सरसाइज सी ड्रैगन 23। ये जो है हर साल यहाँ पर इस प्रकार का अभ्यास किया जाता है। मल्टीनेशनल है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ यहाँ पर पार्टिसिपेट करती हैं। अब की बार किस किसने पार्टिसिपेट किया है, तो अब की बार इंडिया है, USA है, जापान है, कनाडा है और साउथ कोरिया है, जिन लोगों ने मिलकर इसमें अपना जो पार्टिसिपेशन है वो रखा हुआ है। इस एनुअल एक्सरसाइज को 2014 में लॉन्च किया गया था और अब की बार 2023 में जो ये अभ्यास हो रहा है ये इसका एक तीसरा एडिशन है, थर्ड एडिशन है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर उसके बाद में बोला जा रहा है इस एक्सरसाइज का मेन मकसद क्या है। देखो मेन मकसद, देखो किसी भी अभ्यास का मेन मकसद यही होता है कि जो भी देश मिलकर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस अभ्यास में, उनका जो डिफेंस कोऑर्डिनेशन है उसको और ज़्यादा इंप्रूव करना, उनके बीच में यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बनाकर चलना, एक साइनर्जी यानी कि दोनों के बीच में एक मेल मिलाप होना, दोनों की जो नेवी या एयरफोर्स जिसने भी पार्टिसिपेट किया है उनके बीच में यहाँ पर फ्रेंडली रिलेशंस को मेंटेन करना, ठीक है। तो ये काम होता है। बाकी यहाँ पर इंडिया की जो इंडियन नेवी P8I एयरक्राफ्ट है ना, उसने यहाँ पर इसमें पार्टिसिपेट किया है। P8I एयरक्राफ्ट ने यहाँ पे भारत से इसमें भाग लिया है गुआम एक्सरसाइज के अंदर में, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी अभी यहाँ पे मैंने बोला ना इंडिया भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, इसी वजह से तो हम पढ़ रहे हैं। तो इंडिया और USA की अगर हम अलग से देखें तो और भी कई सारे अभ्यास होते हैं दोनों देशों के बीच में। जैसे इन दोनों देशों के बीच में मालाबार नाम का एक अभ्यास भी होता है। मालाबार में खैर इंडिया US के अलावा 2 कंट्रीज और भी आ जाती हैं, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये इंडिया US जापान ऑस्ट्रेलिया चारों मिलकर साथ में क्वाड ग्रुप को बनाते हैं, ध्यान होगा, है ना। तो चारों कंट्रीज के बीच में मालाबार अभ्यास होता है। कहने का मतलब है कि इंडिया US के बीच में कौन कौन से अभ्यास होते हैं, तो मालाबार भी उसमें आ जाएगा। युद्ध अभ्यास की बात करें तो मिलिट्री ट्रेनिंग, ये युद्ध अभ्यास जो है ना ये भी इन दोनों देशों के बीच में होता है। ये एक मिलिट्री ट्रेनिंग एक्सरसाइज है। और फिर दोनों देशों के बीच में वज्र प्रहार नाम का भी एक अभ्यास होता है। दोनों देशों की जो स्पेशल फोर्सेस हैं वो मिलकर यहाँ पर इस अभ्यास को कंडक्ट करती हैं, ठीक है। बात क्लियर हो गई, आगे आते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में डिस्कशन किया गया है बाल स्वराज पोर्टल के बारे में, एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, आओ डिस्कस करते हैं। तो हाल ही में विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर ने बाल स्वराज पोर्टल को यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया। इसके बारे में काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर राज्यसभा के अंदर में इंट्रोड्यूस की हैं, इस वजह से यहाँ पर ये पोर्टल चर्चा में है, ठीक है। तो राज्यसभा में इसके बारे में कई सारी चीज़ें बताई गई हैं, तो इस वजह से ये पोर्टल चर्चा में आया। तो ये जो वेबसाइट है ये कैसी वेबसाइट है, देखो बाल स्वराज जो वेबसाइट है ना, ये जो पोर्टल है इसको किसने लॉन्च किया है, इसको लॉन्च किया है NCPCR ने। अब ये NCPCR क्या है तो हाथों हाथ पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसकी फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, यानी बच्चों के जो हक होते हैं उसकी सुरक्षा करने के लिए इस NCPCR नाम की बॉडी को बनाया गया है। तो एक ऐसा पोर्टल है जिसको NCPCR ने लॉन्च किया है। अच्छा, इस वेबसाइट का, इस पोर्टल का मेन मकसद क्या है, इसका मकसद है यहाँ पर क्या करना, ऑनलाइन ट्रैकिंग करना या यहाँ पर मॉनिटर करना, किस चीज़ को, जो भी यहाँ पर बच्चे होते हैं जिनको एक सख्त आवश्यकता है किसी केयर की, है ना, उनको केयर की या उनको सुरक्षा देने की आवश्यकता है, तो उन बच्चों की ट्रैक करने का काम करता है यह पोर्टल। उन बच्चों को देखने का काम करता है कौन कौन बच्चे जिनको एक केयर की आवश्यकता है, जिनको एक प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। इस पोर्टल के अंदर में 2 मेन फंक्शंस हैं, एक कोविड केयर करके है और एक CISS करके है। कोविड केयर जो है इसका मेन मकसद यहाँ पर यह है कि ऐसे बच्चे जिन्होंने अपने दोनों पेरेंट्स यानी माता पिता दोनों को ही खो दिया है कोविड-19 के समय पे, कोरोना वायरस की वजह से, तो उनको यहाँ पे सुरक्षा देना, ठीक है। और ऐसी CISS जो है ये भी यहाँ पर कह सकते हो कि ऐसे बच्चे जो खासकर गलियों में घूम रहे हैं उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन देने का काम करता है, उनके डेवलपमेंट के लिए काम करता है। तो बाल स्वराज पोर्टल के अंदर में 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, दोनों कौन से हैं वो हमने डिस्कस किया। साथ ही साथ में ध्यान रखना इस पूरे बाल स्वराज पोर्टल को लॉन्च किया गया है एक स्कीम के अंदर में, जो कि एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी केंद्र सरकार राज्य सरकार दोनों मिलकर यहाँ पे पैसा खर्च करती हैं। तो ये वो जो स्कीम है ना वो है मिशन वत्सल्या। तो मिशन वत्सल्या के अंडर में ही यहाँ पे कह सकते हो बाल स्वराज पोर्टल को लॉन्च किया गया है। तो आपको मिशन वत्सल्या के बारे में भी नो डाउट पता होना चाहिए। मिशन वत्सल्या जो स्कीम है ना, इसको पहले इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम के नाम से जानते थे, 2009-10 में लॉन्च किया गया था, बाद में उसको मिशन वत्सल्या के नाम से जाना जाने लगा। और इस स्कीम का मेजर मकसद यही है कि बच्चों को यहाँ पर जब जब
परिस्थिति काफ़ी ज़्यादा बेकार हो तब तक यहाँ पर अलग अलग बच्चों को सपोर्ट किया जा सके। इसका विजन काफ़ी अलग है, बच्चों को यहाँ पर उनका जो बालपन है वो एक सुरक्षित रख सकें, वो उनको खुशहाल रख सकें, है ना, उनको हेल्प कर सकें, उनका डेवलपमेंट कर सकें। तो ये एक मेजर मकसद यहाँ पर रहने वाला है। ठीक है, आई होप गाइज आपको ये जो क्लियरिटी वो मिल चुकी होगी। मिशन वात्सल्य की अगर हम लोग बात करते हैं उसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी है, तो इसको लागू करने वाली जो एजेंसी है वो है NCPCR, दैट इज नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। इसकी नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है जो कि मैनेज कर रही है सारी चीज़ों को, वो है विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, ऐसा आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है, आगे आते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आर्टिकल में डिस्कशन किया गया है निपुण भारत के बारे में। अब निपुण भारत क्या है समझ लेते हैं इसके बारे में। तो हाल ही में निपुण भारत के बारे में भी राज्यसभा के अंदर मेंशन किया गया है, इस वजह से ये भी चर्चा में है। निपुण भारत को लॉन्च किया गया है एक इनिशिएटिव की तरह। ये नाम निपुण भारत नहीं है, इसकी पूरा एक फुल फॉर्म है। क्या फुल फॉर्म है? ये एक नेशनल मिशन है जिसको नाम दिया गया है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। ये इसकी फुल फॉर्म है पूरा, जिसको हम लोग बोलते हैं निपुण भारत। ठीक है, अब इसका मकसद क्या, क्यों लेकर आया गया? इसका मकसद यह है कि हमारे देश में जो हर एक बच्चा है ना, उसको प्रॉपरली यहाँ पे नॉलेज हो, मैथमेटिक्स की थोड़ी नॉलेज हो। जब तक वो ग्रेड 3 में आए तब तक प्रॉपरली उसको यहाँ पर हर एक बच्चे के पास में नॉलेज प्रोवाइड करवाने का काम करेगा ये निपुण भारत। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपने ध्यान में रखना है। निपुण भारत हमारा नेशनल एजुकेशन जो पॉलिसी आई थी ना 2020 की, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का ही यहाँ पर हिस्सा है निपुण भारत। और इसको लागू करने के लिए कौन सी बॉडी है, तो वो है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जब पूछा जाएगा कौन सी मिनिस्ट्री है तो वह है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। जब पूछा जाएगा इसको लागू करने के लिए कौन सा डिपार्टमेंट है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में ही एक डिपार्टमेंट आता है, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, तो ये यहाँ पर इसको लागू करता है। तो गाइज यहाँ पर ये था आज का हमारा डिस्कशन। आई होप आपको सही से अच्छे से क्लैरिटी मिल चुकी होगी। इस वीडियो की खास बात यही है कि कम समय में आपको एकदम टू द पॉइंट और बहुत सारा कंटेंट आपके एग्जामिनेशन के लिए मिल जाता है। जिनके पास में टाइम नहीं है वो इस वीडियो को बिल्कुल आराम से यहाँ पर रेफर कर सकते हो डेली बेसिस पर। अब बात आती है यहाँ पर क्वेश्चंस की। तो जो भी हमने अभी डिस्कस किया है ना, उसको प्रैक्टिस करने का समय आ चुका है। मैं आपको लाइन से पहले सारे के सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, आप उसके आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में देते हुए चलना। फिर लास्ट से मैं आपको सारे के सारे आंसर्स बताऊंगा ताकि आप उसको मैच कर सको और अपना स्कोर लिख सको कि हाँ मेरा स्कोर कितना आया, मैंने कितने क्वेश्चन सही किए और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, गलत क्यों हुए हैं वो भी आपको लिखना है। चलो, क्वेश्चन नंबर 1 बात करता है बाल स्वराज पोर्टल के बारे में। अभी बाल स्वराज पोर्टल के बारे में थोड़ी देर पहले हमने डिस्कशन किया है। इसको लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, बाल स्वराज पोर्टल एक ऐसा पोर्टल है जिसको NCPCR ने लॉन्च किया है ताकि हम क्या कर सकें, बच्चों को ट्रैक कर सकें जिन बच्चों को केयर की जरूरत है और प्रोटेक्शन की जरूरत है। दूसरा स्टेटमेंट, ये जो पोर्टल है, जो वेबसाइट है, इसके 2 फंक्शंस हैं, कोविड केयर और CISS। बताओ इन दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन A 1 ओनली, ऑप्शन B 2 ओनली, ऑप्शन C दोनों सही है या फिर ऑप्शन D दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बात करता है निपुण भारत के बारे में। तो निपुण भारत के रेफरेंस में आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, निपुण भारत को लॉन्च किया गया है एज अ नेशनल मिशन, जिसकी फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। दूसरा यहां पर बोलता है, निपुण भारत को लेकर जो दूसरा स्टेटमेंट है वो ये बोलता है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाली है ना, इसी का ही एक कंपोनेंट है निपुण भारत। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन A 1 ओनली, ऑप्शन B 2 ओनली, ऑप्शन C दोनों सही हैं या फिर ऑप्शन D दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा बात करता है यूरेशियन ऑटर के बारे में, जो सबसे पहला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। यूरेशियन ऑटर को लेकर आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, यूरेशियन ऑटर एक सेमी एक्वेटिक कार्निवोरस मैमल है जो कि केवल, ध्यान रखना, जो कि केवल एशिया और यूरोप में पाया जाता है, इसके अलावा कहीं नहीं पाया जाता। तो बताओ क्या ये स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि इस जानवर को हमने IUCN रेड लिस्ट के अंदर में एंडेंजर्ड कैटेगरी में रखा हुआ है। क्या ये स्टेटमेंट सही है। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन A 1 ओनली, ऑप्शन B 2 ओनली, ऑप्शन C दोनों सही हैं या फिर ऑप्शन D दोनों के दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन बात करता है हमारा मैकमोहन लाइन के बारे में। मैकमोहन लाइन को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट, मैकमोहन लाइन एक ज्योग्राफिकल बॉर्डर है लद्दाख और तिब्बत के बीच में। क्या ये सही बात है। दूसरा स्टेटमेंट, जो मैकमोहन लाइन है इसको निगोशिएट किया गया था, यानी इसको लेकर बातचीत की गई थी इंडिया और चाइना के बीच में। जब इंडिया चाइना का वॉर हुआ था 1962 के अंदर में, तो 1962 में जो वॉर हुआ था ना, उसके बाद इंडिया चाइना ने डिस्कशन करके यहाँ पर इस मैकमोहन लाइन को बनाया था। क्या ऐसा था वाकई में। तो बताओ कौन सा स्टेटमेंट सही है। नीचे आपको ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन A पहला स्टेटमेंट सही है, B दूसरा सही है, C दोनों सही है या फिर D दोनों गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आता है। अगला क्वेश्चन हमारा बात करता है
सी ड्रैगन के बारे में, इसको हटा दो आगे, ये सी ड्रैगन के बारे में। सी ड्रैगन बेसिकली एक एनुअल मल्टीनेशनल एंटी सबमरीन वॉरफेयर एक्सरसाइज है, एक अभ्यास है। इसको यहाँ पे किसके थ्रू कंडक्ट किया गया है, ध्यान रखना है कौन सा देश ने यहाँ पर कंडक्ट किया है इस अभ्यास को, ये आपको बताना है। यूएसए, यूएई, कतर या फिर फ्रांस। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन हमारा बात करता है MQ-9 रीपर के बारे में। तो पूछा यह जाता है कि MQ-9 रीपर को लेकर 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कि MQ-9 रीपर एग्जैक्टली क्या है। ऑप्शन ए बोलता है कि एक सरफेस टू एयर मिसाइल है, ऑप्शन बी एक 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट है, ऑप्शन सी एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, या फिर ऑप्शन डी एक मैसिव गैलेक्सी क्लस्टर है। तो बताओ यहाँ पर इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बस इतने ही क्वेश्चन थे और आशा करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चंस के, मैक्सिमम क्वेश्चंस के बिल्कुल सही आंसर दिए होंगे। चलो अब चेक करते हैं और लास्ट वाले क्वेश्चन से ही मैं आपको सारे के सारे आंसर्स बताता हुआ चलूंगा ताकि आप लोग यहाँ पर मैच कर सको और अपना स्कोर लिखे बिना बिल्कुल मत जाना। तो आखिरी क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो इस क्वेश्चन में हमने पूछा था कि MQ-9 रीपर क्या है, नीचे आपको ऑप्शन दिए गए। तो बेसिकली ये एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है, यानी UAV, जिसको हम लोग ड्रोन भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कौन सी कंट्री का ड्रोन है, जरा नीचे कमेंट सेक्शन में उस देश का नाम बताओ जिस देश का ये ड्रोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था जो सी ड्रैगन अभ्यास है, ये एक एनुअल मल्टीनेशनल एंटी सबमरीन वॉरफेयर है। इस अभ्यास को किसने कंडक्ट किया है, कौन से देश ने शुरुआत की है इसकी, तो ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, यूएसए। तो अमेरिका ने यहां पर इस सी ड्रैगन अभ्यास की स्टार्टिंग की है। आप लोगों से एक सवाल ये बनता है कि ये अभ्यास कहां पर किया जा रहा है, कौन से रीजन में किया जा रहा है, जरा नीचे कॉमेंट सेक्शन में उस आइलैंड का नाम बताओ, क्योंकि उस आइलैंड का नाम मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था मैकमोहन लाइन को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। कहोगे क्यों, पहला वाला स्टेटमेंट तो सही लग रहा है, मुझे पता है यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट हुआ होगा। तो पहला वाला स्टेटमेंट क्यों सही है। पहला वाला स्टेटमेंट बोलता है कि मैकमोहन लाइन एक ज्योग्राफिकल बॉर्डर है लद्दाख और तिब्बत के बीच में। क्या ये सही है? नहीं, तिब्बत और अरुणाचल के बीच में यह बॉर्डर है, लद्दाख के बीच में नहीं है। इस वजह से स्टेटमेंट 1 गलत है। दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है, क्योंकि 1962 की वॉर के बाद यहां पर मैकमोहन लाइन के बारे में चर्चा नहीं की गई थी। इससे पहले शिमला एग्रीमेंट हो चुका था 1914 में, जिसके तहत यहां पर मैकमोहन लाइन को बनाया गया था। तो इस वजह से दूसरा स्टेटमेंट भी गलत है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 नर 2। आगे आते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था यूरेशियन ऑटर के बारे में। तो यूरेशियन ऑटर को लेकर 2 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है कौन सा सही है। तो वैसे दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत हैं। पहला स्टेटमेंट, ये एक सेमी एक्वेटिक यानी पानी में भी रहता है, ज़मीन पर भी रहता है और जानवरों को खाना पसंद करने वाला एक जानवर है, ठीक है। ये केवल एशिया और यूरोप में पाया जाता है। ये बात गलत है। क्यों? देखो, एशिया में तो पाया जाता है, यूरोप में भी पाया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ मैंने बोला था ना अफ्रीका के नदर्न हिस्से में भी पाया जाता है। दैट इज वाई ऑप्शन ए यानी जो स्टेटमेंट 1 है वो हमारा हो जाता है गलत। दूसरा स्टेटमेंट, इसको IUCN रेड लिस्ट में इंडिजिनेट कैटेगरी में रखा गया। क्या ऐसा था? नहीं। देखो, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि IUCN में हमने इसको नियर थ्रेटेंड कैटेगरी में रखा गया, यानी कि खतरे के जस्ट ये पास में है। तो इस वजह से जो स्टेटमेंट 2 है ना, वो हमारा यहाँ पर हो जाता है गलत। तो ऑप्शन नंबर डी, नीदर 1 नर 2। आगे आते हैं। फिर अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था निपुण भारत के बारे में। निपुण भारत को लेकर 2 स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि निपुण भारत की फुल फॉर्म एग्जैक्टली यही है। 2021 में इसको लॉन्च किया गया था। दूसरा, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ही एक कंपोनेंट है। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं। फिर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था बाल स्वराज पोर्टल के बारे में। तो बाल स्वराज पोर्टल को लेकर जो दोनों स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हैं, क्योंकि ये एक पोर्टल है जिसको यहाँ पर नेशनल कमीशन प्रोटेक्शन फॉर चाइल्ड राइट्स के थ्रू लॉन्च किया गया था। NCPCR ने लॉन्च किया था, ताकि हम लोग क्या कर सकें, कुछ बच्चों को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकें, ऑनलाइन उनको ट्रैक कर सकें जिनको एक केयर और प्रोटेक्शन की आवश्यकता है। फिर दूसरे स्टेटमेंट में हम लोगों ने यहाँ पर देखा है कि हाँ, ये जो पोर्टल है इसके वाकई में 2 फंक्शंस हैं, कोविड केयर और CISS करके। तो इसका सही उत्तर सी हो जाएगा। दोनों के दोनों यहाँ पर करेक्ट हैं। तो गाइज, आज का ये था डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आ चुका होगा और बहुत कुछ आप लोगों ने आज के सेशन से सीखा होगा। नाउ इसी के साथ में करते हैं हम लोग अपने आज के लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।